हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 8 का बाकी बचा हुआ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके जस्ट पिछले वाले भाग में यानी कि पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 5 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके अंदर के जितने भी क्वेश्चन थे उसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि यह जो आप पढ़ रहे हैं यह बीपीएससी, बीएसएससी यानी बिहार एसएससी, दरोगा, एनटीपीसी, एफसीआई, रेलवे एसएससी जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सभी में जिसमें भी जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिटी का। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहते हैं। तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है क्लास 6 से। 6 और 7 खत्म हो चुका है। 8 का पार्ट 1 में एक्सरसाइज 5 तक कंप्लीट हो चुका है। ये 8 का दूसरा पार्ट है और ये अंतिम पार्ट है। इसमें एक्सरसाइज 6 से लेकर के एक्सरसाइज 10 तक मैंने इसे कंप्लीट किया है। तो आप इसे पूरा अच्छे से देखिए और समझिए। और एनसीईआरटी के ओरिजिनल पीडीएफ से इसे मैंने बनाया है। आप देखेंगे आगे चल करके ओरिजिनल पीडीएफ अभी निकालेंगे और उसमें से जो भी मेन टॉपिक है उसे मैंने पहले से ऑलरेडी लाइन बाय लाइन पढ़कर हाईलाइट करके रखा है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ बनते हैं वहाँ पर हम लोग आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हम लोग ओरिजिनल पीडीएफ पर एक्सरसाइज 6 पर, पॉलिटी के चैप्टर 6 पर जाएंगे। 5 तक का कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो इसके पिछले वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम आ गए हैं लेसन 6 पर और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में इसमें पूरा अच्छे से डिटेल्स में समझाया गया है। देखते हैं यहाँ पर जहाँ पर भी प्रश्न मिलता होगा वो हाईलाइट किया हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसे लाइन बाय लाइन पढ़कर जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगा है उसे मैंने पूरा कवर किया है इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपके लिए पहला प्रश्न कहाँ पर आता है। देखिए यहाँ पर मिल गया पहला प्रश्न। क्या कहता है, हाईलाइट वाले पोर्शन को पढ़ने का प्रयास कीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत हर व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। मान लीजिए कि कोई बहुत गरीब आदमी है और वह इसका खर्च नहीं दे सकता है वकील का, तो फिर इसके लिए सरकार अपनी तरफ से एक वकील उसको करके देगी अपना केस लड़ने के लिए। यह आपको किस अनुच्छेद के तहत अधिकार मिला है? तो अनुच्छेद 22 यानी 22 के तहत। ठीक है, फिर अगला एक और बात कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 39A में क्या कहा गया है कि ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 39A में बताया गया है कि यह जो जिम्मेदारी है राज्य के ऊपर सौंपी गई है कि वह उसको वकील मुहैया कराए अपने खर्चे पर। ठीक है, तो यहाँ पर दो अनुच्छेद 22 से आपको ये अधिकार मिला है और अनुच्छेद 39A से गवर्नमेंट को ये आदेश दिया गया है कि वह गरीबों के लिए वकील का इंतजाम करे अपने खर्चे पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सब में जो बीच में जिसे मैंने हाईलाइट नहीं किया है, ये सब चीज़ को एक कहानी के जरिए समझाया गया है। क्लास 8 के बच्चों को समझाया गया है। आप तो बच्चे हैं नहीं, आपसे पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन, तो हम लोग सिर्फ उसी को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। समझ रहे हैं? और आप देख रहे हैं कि पुलिस क्या क्या करती है, आपको तो पता ही है। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है। देखिए कौन सा अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 22 में, इसको पढ़ते हैं। पहला, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से गिरफ्तारी उसकी हो रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होगा, थाने में नहीं रख सकते हैं आप। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है, आप उसको मारपीट नहीं कर सकते हैं थाने में। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान, मतलब कि जो पुलिस हिरासत में जो बयान ले लेता है मारपीट का ज़बरदस्ती, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा कोर्ट में। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। समझ रहे हैं? इसको सिर्फ कुछ पूछने के लिए थाने में आप नहीं बुला सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थानों के लिए कुछ शर्त लागू किया है।
ठीक है। तो ये नीचे कुछ शर्त दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सिर्फ नॉलेज के लिए ठीक ठाक है। इसको पढ़िएगा पूरे अच्छे से, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एक्चुअल केस को लेकर के पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कोई आपके लिए प्रश्न यदि हो। जी नहीं, इधर तो कोई प्रश्न आपके लिए नहीं मिल रहा है। देखिए ये सब जो है ना, एक कहानी के जरिए क्लास 8 के बच्चों को समझाया गया है। अगर पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन हम सिर्फ आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस उसे ही कवर कर रहे हैं। तो चलिए, आपका लेसन 6 में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। चलते हैं लेसन 7 में हम लोग। चलिए हम लोग आ गए हैं अब एक्सरसाइज 7 में। क्या कहता है, हाशियाकरण की समझ। देखिए हाशियाकरण एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है जैसे कि हम लोग जब अपना कॉपी में लिखते हैं तो साइड में क्या करते हैं, 1/4 हिस्सा यहाँ से यहाँ तक छोड़ देते हैं, है ना, इसको छोड़ देते हैं और बाकी यहाँ से हम लोग सब चीज़ें लिखते हैं। मतलब इतने से भाग को हम लोगों ने क्या किया, छोड़ दिया, इसको बोलते हैं हँसिया छोड़ना। यही होता है कि समाज के कुछ दबे कुचले गरीब लोगों को हम लोग अपने से अलग मानते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसे सबसे अलग कर देते हैं, यही होता है हाशियाकरण वर्ड। जैसे कि आदिवासी लोग होते हैं, उन लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है और सबको हम लोग खुद से अलग मानते हैं, छुआछूत टाइप से मानते हैं, यही है हाशियाकरण। और इसी के बारे में इस चैप्टर में अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ एकदम डिटेल्स में एक-एक बातों को समझाया गया है। अब देखिए यहाँ पे पहला वर्ड है आदिवासी। आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है, यह पूछ सकता है आपसे। तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है, जनजाति, ठीक है। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है, समझ रहे हैं, 8% आदमी, यानी 100 में से 8 आदमी आदिवासी है, ठीक। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग-अलग जनजातीय समूह रहते हैं। सिर्फ उड़ीसा में 60 से अधिक तरह के अलग-अलग तरह के जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, उसका धर्म अलग-अलग होता है, ठीक ना? उनका धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होता है। वे अक्सर अपने पुरखों की गाँव और प्रकृति की उपासना करते हैं। वो लोग अपना जो पूर्वज थे उनका गाँव का या उनका अपना जो नेचर था उनका, ये लोग पूजा-पाठ करते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आदिवासियों ने ईसाई धर्मों को एक्सेप्ट कर लिया है। ज़्यादातर आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया है। यहाँ देखिए, इसके बारे में दिया है डिटेल्स में थोड़ा-सा कि 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। यहाँ पर देखिए फिर क्या कहा है, इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिए आपके लिए कुछ दिया गया है कि झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों जैसे मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। सोचिए 70 लाख, ये 2001 का डाटा है, उससे अभी तो और भी ज़्यादा हो गया होगा। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। देखिए हम लोग अपना स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं कि जंगलों को काट रहे हैं, बड़े-बड़े डैम बना रहे हैं, बड़ी-बड़ी इमारतें बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं। इस सब के चलते ये आदिवासी लोग विस्थापित हो रहे हैं। इसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, अपना जो मूल निवास था उसको छोड़ कर के इन लोगों को भागना पड़ रहा है। और बेचारे इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि ये इसके लिए अपना आवाज़ उठा सके, कानूनी लड़ाई आपसे लड़ सके। देखिए क्या कहा है कि इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। ये बहुत पहले की बात है। चलिए यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन आपका जानकारी के लिए थोड़ा सा पढ़ना इन सब चीज़ों को ज़रूरी है। चलिए यहाँ देखिए क्या कहता है कि उड़ीसा के कल्हाड़ी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है, यह जो फोटो है ना वहाँ का है, उड़ीसा का। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी का जो है समुदाय, उसका पवित्र पर्वत का नाम क्या है? तो न्यामगिरी, न्यामगिरी, ठीक है। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और
शोधक संयंत्र लगाना चाहती है। यह योजना एक आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगा। यहाँ से रहने वाले लोगों को हटना पड़ेगा। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ अभी भी मुकदमा ही चल रहा है। बताइए, इसमें तो क्विक डिसीजन लेना चाहिए कि आप कहीं और जाकर लगाइए, आपके चलते उसको विस्थापित नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे पार्क वगैरह जो बनाए गए उसके लिए उसको कितना नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क, 372 वन्य जीव अभयारण्य है। इनका कुल क्षेत्रफल 1,09,652 किलोमीटर स्क्वायर है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। सोचिए, रहा करते थे। इतने बड़े क्षेत्र में कितने सारे आदिवासी रहा करते होंगे। अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया। बताइए, ये तो बहुत ही बुरी बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए कोई और जानकारी हो। यहाँ देखिए 2001 के जनगणना का जिक्र किया गया है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 13.4% थी। 13.4% मुसलमानों की, उसे भी अल्पसंख्यक कहा जाता है। भारत में क्या है, हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि मुस्लिम भी बहुसंख्यक हैं। देखिए, विभिन्न धर्मों की साक्षरता दर 2001 के अनुसार कुल 65% लोग साक्षर हैं, जिसमें हिंदू 65% साक्षर है, मुस्लिम 59%, ईसाई 80%, सिख 70%, बौद्ध 73% और जैन धर्म 94%। सोचिए, ये साक्षरता दर भारत का ही है। यहाँ पर देखिए 2001 का जनगणना में जैन धर्म को मानने वाले 94% लोग शिक्षित हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले 73%, सिख धर्म को मानने वाले 70%, ईसाई धर्म को मानने वाले 80%, मुस्लिम धर्म को मानने वाले 59% और हिंदू धर्म को मानने वाले 65%, 65% लोग शिक्षित हैं। शिक्षित यानी कि साक्षर हैं। साक्षर और शिक्षित दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। किसी और दिन इस पर हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। चलिए, यहाँ पर अब आपके लिए देखते हैं आगे कोई। यहाँ पर देखिए, हाँ, क्या कहता है कि सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया है। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। सोचिए, और लेकिन यह एक अलग तरह का माहौल बन चुका है कि मुसलमानों के बच्चे को मदरसे में ही भेजा जाता है, सभी मुसलमानों को, लेकिन उसमें सिर्फ 4% ही एक्चुअल में वहाँ पे जाता है। तो मुसलमानों में 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी मतलब सरकारी स्कूल, और निजी मतलब प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपके लिए अभी कोई प्रश्न हो। जी नहीं, अब आपका इस लेसन में कोई प्रश्न नहीं है। अब हम लोग चलते हैं लेसन 8 की तरफ। देखिए, आ गए हैं हम लोग लेसन 8 में। ये क्या कहता है, हाशियाकरण से निपटना। यानी पिछले अध्याय में जो आपने हाशियाकरण के बारे में पढ़ा, अब उससे निदान के बारे में यह चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आपके एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर क्या सब क्वेश्चन बनता है। देखिए, अनुच्छेद के बारे में बहुत सारी बातें हैं इसमें। क्या कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। देखिए, अनुच्छेद 17 के अनुसार क्या कहा गया है कि किसी को भी आप वो जो छुआछूत मानते हैं कि इसको छूने से हमें कोई दिक्कत हो जाएगी, ये छोटे जाति के लोग हैं या दलित हैं, तो इसे समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के अनुसार ही। लेकिन अभी भी यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए सजा का प्रावधान निर्धारित किया गया है। फिर देखिए क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 15 के अनुसार। ठीक है, फिर क्या कहता है कि दलित शब्द का मतलब क्या होता है? दलित शब्द का मतलब होता है दबा कुचला। ठीक है, आदिवासी शब्द का मूल क्या होता है? मूल निवासी। उसी तरह दलित शब्द का मतलब क्या होता है? दबा कुचला। आदिवासी का एक और होता है जनजाति। पिछले लेसन में पढ़े हैं अभी तुरंत 1 मिनट पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर आपके लिए कोई प्रश्न हो। अनुच्छेद के जो नंबर हैं 15, 16, 17, 21 इस तरह से, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर कबीर के बारे में कहा गया है। कबीर का दोहा जानते हैं ना? कबीर 15वीं सदी के कवि थे। पूछा जाएगा कबीर जो है वह किस सदी के थे? तो 15वीं सदी के, यानी कि 1500 ईस्वी के बाद का थे।
ठीक है, उस टाइम के वो कवि थे। बहुत सारी उन्होंने लिखे हैं श्लोक वगैरह। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कितना में लागू हुआ? तो 1989 में, 1989 ईस्वी में। क्या नाम है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी ST SC। ठीक है, यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांग के जवाब में बनाया गया था, उनके सेफ्टी के पर्पज से। कोई उनके अधिकारों का हनन ना करे, कोई उनके साथ भेदभाव ना करे, उसे मंदिर मस्जिद में जाने से ना रोका जाए। पहले छोटे कास्ट के लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, अभी भी ऐसा बहुत जगह होता है। देखिए फिर क्या कहा है कि 1993 में सरकार ने इम्प्लीमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट 1993 पारित किया था। इसके आधार पर क्या कहा गया कि वो जो सिर पर लेबर लोग पहले शौचालय, आपका शौच यानी कि लैट्रिन को जो धोया करते थे और सूखे लैट्रिन का जो निर्माण किया गया था, उन सब पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। कब? 1993 में। देखिए यहाँ पर सफाई कर्मचारी आंदोलन के कार्यकर्ता एक सूखे शौचालय को गिरा रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्या कहा है। देखिए कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 पारित किया है। आपसे पूछा जाएगा कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया? तो 2006 ईस्वी में पारित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कोई प्रश्न आपके लिए इस चैप्टर में। जी नहीं, चलते हैं अब हम लोग लेसन 9 की ओर। लेसन 9 की ओर देखिए आ गए हैं हम लोग लेसन 9 पर। जन सुविधाएं हैं इसका नाम। देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या प्रश्न बनता है। जन सुविधा मतलब जो एक आम नागरिक के लिए, आम गरीब लोगों के लिए भी जिसकी मूलभूत आवश्यकता है, जैसे पानी हो गया, खाना हो गया, ये सब चीज़ जिसकी उसको एकदम आवश्यकता है ही है, हर किसी को वह मिलना चाहिए, चाहे वह गरीब हो चाहे वो अमीर हो। चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें ज़्यादातर पानी के बारे में कहा गया है कि पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। सोचिए, पानी की कमी के कारण, पानी से होने वाली बीमारियों के कारण, गंदगी के कारण 1600 से ज़्यादा भारतीय लोग जो है वह मौत के मुंह में चले जाते हैं। यह आंकड़ा जो है 2001 का होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। अनुच्छेद 21 भी यह कहता है कि हर किसी को पानी मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आपके लिए कहीं पर कुछ हो। जी नहीं, यहाँ तक तो कुछ नहीं मिल रहा। देखिए ये महिला यहाँ से कुएं से पानी निकाल रही है। अगर देखिए अभी तो आप लोगों को पानी खैर अच्छे से मिल जा रहा है, हमको पता है, हाथ में आपके मोबाइल है, इसका मतलब है कि आपको पानी भी ढंग से मिल रहा है। लेकिन कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं हमारे ही भारत में जहाँ पर कि पानियों की किल्लत है। लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, मिल रहा है तो सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जितनी चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। देखते हैं और कोई प्रश्न अगर आपका इसमें हो तो। चलिए 9th लेसन में भी आपके लिए कुछ खास प्रश्न तो यहाँ पर नहीं था। अब हम लोग चलेंगे लेसन 10th की ओर। ये हमारा आखिरी चैप्टर होगा। एक्सरसाइज 10th जो है वह हमारा अंतिम चैप्टर है। किसका? 8th क्लास के पॉलिटी का। बेहद ही इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़, आप याद रखिए। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ NCERT से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को ये सब सेशन अगर ठीक लग रहा हो तो कृपया इसको शेयर वेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेसन पर। चलिए आ गए हैं हम अध्याय 10 पर, कानून और सामाजिक न्याय। यह आखिरी चैप्टर है। चलते हैं, देखते हैं इसमें कि क्या क्या प्रश्न आपके लिए बनता है। देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि 2006 के अक्टूबर महीने में सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबों या रेस्टोरेंट या चाय की दुकान आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से कोई भी काम नहीं लिया जा सकता है। ठीक है,
यह कानून कब पारित किया गया? 2006 ईस्वी में। इसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है, हम सभी जान रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन कानून एक तरह से सिर्फ पास कर देने से नहीं होता है, उस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक होता है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी, जानते हैं यह भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? यह आपका हुआ था 2 दिसंबर 1984 को, 2 दिसंबर 1984 को। और यह भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था वह अमेरिकी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड उस कंपनी का नाम था। उस कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड। और यह घटना हुआ था आपका कब? तो 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को रात में गैस का रिसाव होने लगा और इतनी मात्रा में गैस रिस गई कि रात भर में करीब 8,000 लोग मारे चले गए और लाखों लोगों को इस गैस के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हो गई। वहाँ के पानी अभी तक दूषित है। 50,000 से अधिक लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि किसी न किसी बहुत बड़े बीमारी से जूझ रहे हैं। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी किसी तरह से झेल रहे हैं, किसी तरह से उनकी ज़िंदगी कट रही है। और यह घटना हुई रात में अचानक गैस लीक हो गया था। तो इसका पूछता है कभी-कभी कि यह घटना कब हुई थी, उस कंपनी का क्या नाम था। इसको अगर डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटी का बुक पढ़ सकते हैं, क्लास 8 का, ये 10वां चैप्टर में मिलेगा। ये सब बुक नेट पे अवेलेबल है जी, आसानी से PDF अवेलेबल है NCERT का। यहाँ देखिए एक बात यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कुछ कि 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था उस कंपनी से, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ का मुआवजा पर सहमति दर्शाया था उस कंपनी ने। बताइए कितना कम मुआवजा दिया, इतने लाखों लोगों के मारे जाने के बावजूद भी। हमारे देश का कानून व्यवस्था बहुत ही लचर स्थिति में है। अच्छा, उस कंपनी का यूनियन कार्बाइड का उस समय का चेयरमैन का नाम क्या था? एंडरसन। इसको भी कोई सज़ा नहीं हुई, यह 1-2 दिन के अंदर यहाँ से निकल गया था अपना देश और फिर दूसरे देश में जो चला गया वहाँ पर आप उसको सज़ा क्या दे पाएंगे जब अपने देश में नहीं दे पाए तो। चलिए देखते हैं आगे और कोई प्रश्न हो। लास्ट चैप्टर है ये, जो भी होगा इसी में होगा। इसके बाद हम लोग 9th क्लास के पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और एक-एक करके आपको मिलता जाएगा पार्ट बाय पार्ट। 10th क्लास तक को कवर करेंगे, फिर हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, NCERT का कोई और दूसरा सब्जेक्ट। देखिए एक बात यहाँ पर पढ़िए, यह आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन एक जानकारी के लिए पढ़िए कि जो बड़े-बड़े देश होते हैं ना, जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो थोड़ा खतरनाक टाइप का कंपनी होता है जिससे विषैला गैस वगैरह निकलता है, जिससे कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन हो सकता है, जो कीटनाशक वगैरह बनाने वाला कंपनी, उन सब कंपनियों को वो लोग क्या करता है किसी विकासशील देश में, जैसे कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस टाइप के देश में वो इस तरह की कंपनियों को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था क्या है, बहुत जर्जर स्थिति में है। यहाँ पर उसे कम खर्चे में कंपनी लगाने को मिल जाता है और अधिक से अधिक मुनाफा भी कमाते हैं और ऊपर से वो भी क्या करते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखकर हमारे देश के एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। तो ये हमारे गवर्नमेंट का फेल्यूर है कि ऐसे कामों के लिए यहाँ पर किया जाता है और इसका एक प्रमुख कारण हो जाता है कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी के लिए इन कंपनियों को अलाउ करना पड़ता है कि कंपनियाँ रहेंगी तभी तो यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। तो इसके विषय में कोई एकदम ठोस कदम उठाना होगा। इस तरह से करने से तो फिर हम लोग हमेशा विकासशील देशों की ही गिनती में रह जाएंगे, कभी विकसित होने वाले नहीं हैं और स्थिति दिन ब दिन हमारी ख़राब ही होती चली जाएगी। चलिए ख़त्म हो गया आपका ये पॉलिटी क्लास 8 का। क्लास 8 का पॉलिटी कंप्लीट हो गया। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं किया है तो आप पिछला वीडियो में देखिए, उसके पहले मैंने क्लास 7th का करवा दिया है, उससे पहले क्लास 6th का करवा दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।